सेना, नौसेना, एयरफोर्स में कैसे होती है ऑफिसर्स की भर्ती, कैसे होता है एसएसबी इंटरव्यू, जाने जरूरी एलिजिबिलिटी और फिजिकल क्राइटेरिया। 51 लाख मिलिट्री पर्सनल्स के साथ भारत ग्लोबल फायर पावर 2024 की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। इनमें से 14.5 लाख से अधिक एक्टिव पर्सनल्स, 11.5 लाख से अधिक रिजर्व पर्सनल्स हैं। वहीं एयरफोर्स में 3.10 लाख, आर्मी में 21.97 लाख और नेवी में 1.42 लाख से अधिक सैनिक देश की सुरक्षा में डटे हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री में 25.27 लाख से ज्यादा सैनिक कार्यरत हैं। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानते हैं भारतीय सेना में जवानों की भर्ती के तरीके। भारतीय सेना के 3 प्रमुख विंग हैं। 1 भारतीय थल सेना, 2 भारतीय वायु सेना, 3 भारतीय नौसेना। 3 सेनाओं के अलावा एक अन्य फोर्स भारतीय तटरक्षक बल नौसेना के अधीन काम करती है। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। आईसीजी का मुख्य कार्य भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। यह बल समुद्री घुसपैठ, अवैध रूप से मछली पकड़ने और समुद्री तस्करी जैसी गतिविधियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय तटरक्षक बल का नेतृत्व एक महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, द्वारा किया जाता है। यह बल विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें पश्चिमी, पूर्वी, अंडमान और निकोबार क्षेत्र शामिल हैं। यह बल भारतीय नौसेना के अधीन काम करता है और दोनों बल समुद्री सुरक्षा में तालमेल बनाए रखते हैं। सेना में ऑफिसर्स की भर्ती की प्रक्रिया। ऑफिसर्स की भर्ती के लिए लिखित भर्ती परीक्षाओं से गुजरना होता है। 1 नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा। कैंडिडेट्स 12वीं परीक्षा पास करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को 5 दिन चलने वाला सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का इंटरव्यू देना होता है। इसमें फिजिकल टेस्ट शामिल है। मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है। पास होने वाले कैंडिडेट्स को विकल्प दिए जाते हैं: थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ट्रेनिंग के बाद उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून भेजा जाता है, जहां कमीशन होने से पहले 1 साल तक उम्मीदवारों को रहना होता है। इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 12वीं पास होना चाहिए और एज 16.5 से 21 साल के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ अनमैरिड होना जरूरी है। 2 कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा। कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में या ग्रेजुएट डिग्री होने पर यूपीएससी की ओर से आयोजित सीडीएस एंट्रेंस में शामिल हो सकते हैं। एसएसबी और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें कमीशन मिलता है। इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट और एज 20 से 25 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट को अनमैरिड भी होना चाहिए। 3 यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यूज। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष वाले कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यूज के जरिए सेना में दाखिल हो सकते हैं। इस स्कीम की मदद से सेना खुद यूनिवर्सिटी कैंपस लाती है और एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है। चुने हुए कैंडिडेट्स को आईएमए, देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स पूरा होने पर अफसरों को 1 साल की सीनियरिटी, प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। हालांकि इस स्कीम का फायदा केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही मिलता है। इसके लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम में 60% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा उसकी उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार का अनमैरिड होना अनिवार्य है। भर्ती का तरीका। इन तीनों परीक्षाओं से चयनित कैंडिडेट्स सीधे सेना में लेफ्टिनेंट, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट और वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं। इन परीक्षाओं का नोटिफिकेशन इंटरनेट वेबसाइट या टीवी या रोजगार समाचार में विज्ञापन के जरिए जारी किए जाते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है।
कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी या दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आंखों और कान से जुड़ी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स और कंप्यूटर के प्रति जागरूकता से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होता है। 5 दिन चलता है एसएसबी इंटरव्यू। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है। हर दिन कैंडिडेट्स की अलग अलग क्षमताओं और योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। दिन 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट OIRT। यह एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट PPDT। कैंडिडेट्स को एक धुंधली तस्वीर दिखाई जाती है जिसके आधार पर उन्हें एक कहानी लिखनी होती है और फिर ग्रुप में उसका डिस्कशन करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू। दिन 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट TAT 176। 12 तस्वीरें दिखाकर कैंडिडेट्स से कहानी लिखवाई जाती है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WOT 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और प्रत्येक शब्द पर 15 सेकंड में एक सेंटेंस लिखना होता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT। 60 सिचुएशंस दी जाती हैं और कैंडिडेट्स को बताना होता है कि वह इन स्थितियों में कैसे रिएक्ट करेंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट SDT। कैंडिडेट्स को खुद के बारे में लिखना होता है, जैसे वह खुद को कैसे देखता है, उसके मित्र और परिवार उसे कैसे देखते हैं। एसएसबी इंटरव्यू। दिन 3 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO। टास्क 1 10 ग्रुप डिस्कशन GD। एक ग्रुप में विभिन्न सामाजिक और करंट अफेयर्स के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका हल ग्रुप में मिलकर निकालना होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT। ग्रुप में विभिन्न बाधाओं को पार करने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना होता है। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस या स्नेक रेस GOR। ग्रुप को एक साथ मिलकर बाधाओं को पार करना होता है। एसएसबी इंटरव्यू। दिन 4 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO। टास्क 2 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स टास्क IOT। इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से 10 ऑब्स्टेकल्स या बाधाओं को पार करना होता है। हर एक बाधा में 1 से 10 तक कुछ मार्क्स होंगे। कमांड टास्क। आप इस टास्क में कमांडर होंगे। आपको 2 से 3 सबऑर्डिनेट्स की मदद से कुछ बाधाओं को पार करना होगा। आप अपने समूह से 2 से 3 कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे बाधाओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। फाइनल ग्रुप टास्क। ग्रुप में मिलकर फाइनल टास्क को पूरा करना होता है। पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की पर्सनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, करंट अफेयर्स और लीडरशिप स्किल्स का मूल्यांकन किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू। दिन 5 कॉन्फ्रेंस। अंतिम दिन सभी एसएसबी बोर्ड सदस्य एक साथ आते हैं और हर एक कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की घोषणा की जाती है। नोट: जो कैंडिडेट जिस भी टेस्ट में फेल होते हैं उसे ठीक उसी दिन इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन, कोर और रेजिमेंट वाइज भी सेना की भर्ती की जाती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन थल सेना महिलाओं और पुरुषों के लिए 10 से 14 वर्ष की शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC का विकल्प भी देती है। SSC में एंट्री इनमें से किसी भी श्रेणी के लिए हो सकती है: टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जग या NCC एंट्री। रेजिमेंट्स जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट आदि इसमें शामिल हैं। इसमें इन्फेंट्री यानी वो जवान शामिल होते हैं जो किसी वार में फ्रंट पर लड़ाई करते हैं। कोर, मेडिकल कोर, इंजीनियरिंग कोर, सिग्नल कोर और ऑर्डिनेंस कोर। इनके सिलेक्शन की प्रक्रिया अलग अलग है। तीनों सेनाओं में ये होती हैं रैंक्स। क्रम: थल सेना
1 जनरल, 2 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 4 ब्रिगेडियर, 5 कर्नल, 6 लेफ्टिनेंट कर्नल, 7 मेजर, 8 कैप्टन, 9 लेफ्टिनेंट। नौसेना 1 एडमिरल, 2 वाइस एडमिरल, 3 रियर एडमिरल, 4 कमोडोर, 5 कैप्टन, 6 कमांडर, 7 लेफ्टिनेंट कमांडर, 8 लेफ्टिनेंट, 9 सब लेफ्टिनेंट। वायुसेना 1 डॉट एयर चीफ मार्शल, 2 एयर मार्शल, 3 डॉट एयर वाइस मार्शल, 4 एयर कमोडोर, 5 ग्रुप कैप्टन, 6 डॉट विंग कमांडर, 7 स्क्वाड्रन लीडर, 8 डॉट फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 9 डॉट फ्लाइंग ऑफिसर। इंडियन आर्मी अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्सेस। सेना के अलावा 10 अर्धसैनिक बल हैं जो देश की आंतरिक और बॉर्डर सुरक्षा करते हैं। 1 असम राइफल्स AR, 2 सीमा सुरक्षा बल BSF, 3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, 4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, 5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, 6 सशस्त्र सीमा बल SSB, 7 रेलवे सुरक्षा बल RPF, 8 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, 9 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, 10 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, BSF, CISF, 1 असम राइफल्स असम राइफल्स AR। असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसे भारत म्यांमार सीमा की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। यह भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ है और एक खुफिया एजेंसी के रूप में भी काम करता है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग रक्षा मंत्रालय को होती है। 2 सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। BSF भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करता है। इसका मुख्य काम पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर निगरानी रखना है। यह सीमा पर शांति बनाए रखने और घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। CISF भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों, मेट्रो रेल, परमाणु संयंत्रों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है। यह भारत की आर्थिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। CRPF भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्य काम आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, नक्सलवाद से लड़ना, दंगे रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 5 भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP। ITBP चीन के साथ लगती भारत की उत्तरी सीमा की सुरक्षा करता है। यह हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में तैनात है और आपदा प्रबंधन में भी मदद करता है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 6 सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल SSB। SSB नेपाल और भूटान के साथ लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा पर शांति बनाए रखना और घुसपैठ को रोकना है। ये सभी बल भारत की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 7 रेलवे पुलिस बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। RPF का मुख्य कार्य भारतीय रेलवे की संपत्तियों, यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा करना है। यह बल रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। यह रेलवे मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। 8 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG।
एनएसजी भारत का विशेष बल है जिसे आतंकवाद से निपटने, हाईजैकिंग रोकने और बंधक स्थिति में राहत देने के लिए तैनात किया जाता है। इसके तहत 2 ग्रुप होते हैं। पहला स्पेशल एक्शन ग्रुप सैग, जिसमें आर्मी पर्सनल होते हैं, और दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप एसआरजी, जिसमें अर्धसैनिक या स्टेट पुलिस फोर्स पर्सनल होते हैं। इसमें सभी पर्सनल्स को डेपुटेशन या कुछ समय पर रखा जाता है। इसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 9 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ को एस्टेब्लिशमेंट 22 इंच या विक्टर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक विशिष्ट और सीक्रेट पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। एसएफएफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अधीन आती है और यह भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करती है। 10 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी भारत की एक विशिष्ट सुरक्षा एजेंसी है जिसे भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार के सदस्य और कभी-कभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। एसपीजी टीम हर समय प्रधानमंत्री के निकट होती है। इनका सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से होता है। यह भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अधीन आती है। नोट: पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती के लिए समय समय पर विभिन्न पदों पर भर्ती निकलती रहती है। पदों के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इन सभी में एक सबसे पॉपुलर पैरामिलिट्री फोर्स एग्जाम है असिस्टेंट कमांडेंट का। इसकी हर साल वैकेंसी जारी होती है। ऐसे बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। अर्धसैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। पुरुषों की लंबाई 165 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट्स की लंबाई 157 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 46 किलोग्राम होना चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले रिटन एग्जाम देना होगा। तय कट ऑफ मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स के अगले चरण फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देना होगा। फिर निर्धारित समय में दौड़ पूरी करनी होगी। इसमें सफल कैंडिडेट्स का फाइनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट तैयारी की जाएगी। फिर ट्रेनिंग के बाद खाली पदों पर तैनात किया जाएगा।